प्रिय छात्रगण, एमए सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस, मैं आप सभी को जो 15वां पेपर है पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, उसके कंटेंट के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और पिछले क्लास में स्थानीय स्वशासन के समस्त जो स्थानीय स्वशासन हैं उनकी वित्तीय समस्याओं को सिलसिलेवार रूप से बता रहे थे, जिसमें नगर वित्त की समस्याएं, नगर पालिका की समस्याएं और ग्राम पंचायत की वित्तीय समस्याओं के बारे में आप सभी को बता चुके हैं। और इसी चैप्टर के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए आज मैं आप सभी को पंचायत समिति के जो वित्त की समस्याएं हैं उसके बारे में बताएंगे। प्रिय छात्रगण, बलवंत राय मेहता के देखरेख में एक समिति बनी थी जिसे बलवंत राय मेहता समिति भी कहते हैं। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सिफारिश करते हुए कहा था कि पंचायत समिति को अपने कार्यों के संपादन में और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में, धन के मामले में, वित्त के मामले में स्वावलंबी होना चाहिए, यानी कि आत्मनिर्भर होना चाहिए। और इसी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायत समितियों के जो आय के जो स्रोत हैं वह निश्चित किए गए। पंचायत समिति के जो आय के जो स्रोत हैं उसमें पहला है कि पंचायत समिति द्वारा लगाए गए कर या शुल्क। जो पंचायत समिति कर लगाती है या शुल्क लेती है वह उसके आय के साधन है। दूसरा है कि राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। समय समय पर जो संबंधित राज्य सरकारें पंचायत समितियों को जो ग्रांट्स देती है, जो ऐड देती है, उसी ऐड से वह पंचायत समिति अपने कार्यों को संपादित करने का काम करती है। इसके अलावा तीसरा है राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज। राज्य सरकार से प्राप्त कर्ज भी उसके आय के साधन होते हैं। और चौथा है दान और चंदा। विभिन्न संगठनों, व्यक्तियों द्वारा जो उन्हें दान और चंदा दिया जाता है वह भी उसके आय के साधन है। नंबर 5, स्थानीय शेष का अंश और मालगुजारी को जिला परिषद से प्राप्त हो। जो जिला परिषद के माध्यम से जो स्थानीय शेष प्राप्त होता है वह भी पंचायत समिति के हिस्से में आता है, पंचायत समिति के आय के स्रोत माने जाते हैं। और नंबर 6 है पंचायत समिति जो घाटों या मेलों का
बंदोबस्त करती है उससे प्राप्त आय विभिन्न प्रकार के घाटों, तालाब के घाटों, नदियों के घाटों पर जो कर लगाती है वो, और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हाट लगते हैं, जो मेले लगते हैं, जिसे ग्रामीण हाट कहा जाता है, उस पर भी कर लगाने का अधिकार पंचायत समिति को प्राप्त है। जिला नंबर 7 जिला परिषद से या उसके द्वारा प्राप्त तदर्थ अनुदान, और नंबर 8 राज्य सरकार द्वारा पंचायत समिति को हस्तांतरित दायित्व और योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु दिया गया अनुदान, और नंबर 9 कुटीर और ग्रामोद्योग के विकास के लिए अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा सहायता, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुटीर उद्योग हैं और जो ग्रामोद्योग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्योग पाए जाते हैं उसे ग्रामोद्योग कहा जाता है। जैसे अगरबत्ती का निर्माण करना, मोमबत्ती का निर्माण करना, कालीन बुनाई, पोल्ट्री फार्म चलाना, इस प्रकार के जो ग्रामोद्योग होते हैं उसके विकास के लिए अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा सहायता जो मिलता है वह पंचायत समिति के माध्यम से ही उन्हें प्राप्त होता है। ऐसे तो ग्राम पंचायत के विकास के लिए कई प्रकार के कर लगाने के अधिकार हैं, परंतु इस अनुपात में इसकी आय जो है वह बहुत ही कम है, और तत्कालीन परिस्थिति में कर लगाना जो है पंचायत समिति के आय का बड़ा हिस्सा नहीं है। समितियां जो है सरकारी अनुदान की सहायता पर ही निर्भर रहती है, यानी कि सरकारी अनुदान जो है, गवर्नमेंट का जो ऐड है, वह पंचायत समितियों के आय के प्रमुख साधन माने जाते हैं। और पंचायत समितियों की जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक परिस्थिति है, वह काफ़ी ही खराब है, काफ़ी ही दयनीय है, और अभी तक वित्तीय मामला कोई जो है एक आकार नहीं ले पाया है, एक मजबूत आधार नहीं बन पाया है। और राज्य सरकारों ने कानून बनाया है कि समिति को कर लगाने का अधिकार रहेगा, परंतु कार्यान्वयन जो है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, वह नहीं के बराबर है। बलवंत राय मेहता समिति यह विचार रखती थी कि स्थायित्व, इस्टेब्लिशमेंट का जो खर्च है वह राज्य सरकार वहन करे, यानी कि उसके रख रखाव के लिए, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो है खर्च जो आता है उसे राज्य सरकार को देना चाहिए। ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें थी, और समिति ने सिफारिश की कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का जो 75%, यानी कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके खर्च के लिए, उनके वेतन के लिए जो है 75%, और राजपत्रित कर्मचारियों का कुल खर्च, जो गजटेड अफसर हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खर्च के लिए भी राज्य सरकार को वहन करना चाहिए। पंचायती राज फाइनेंस कमेटी ने भी यह सिफारिश की है कि सरकार को अपनी आय वृद्धि के लिए ग्राम पंचायत के क्षेत्रों में मेला बाजार तथा घाट आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। आय के साधन में वृद्धि ही केवल पर्याप्त नहीं है, आय के साधन में वृद्धि करने से ही वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा।
बल्कि जब तक उचित तरीके से बजट तैयार नहीं होगा और उचित तरीके से खर्च नहीं होगा, तब तक जो है पंचायत समिति अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकती है, जनता का भला नहीं कर सकती है। और जिस मद के लिए जो पैसा हो उसका जो खर्च है उसी मद में होने चाहिए। यानी कि जिस उद्देश्य के लिए जो धन आया है, जो वित्त आया है, चाहे वह राज्य सरकार से आए, चाहे वह दान से आए, चाहे वह कर्ज के माध्यम से आए, चाहे वह अनुदान के माध्यम से आए, जिस मद के लिए जो पैसा आया है, जिस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो पैसा आया है, उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको खर्च किया जाना चाहिए। और अनुदान की राशि जो है उसका भी खूब सदुपयोग किया जाना चाहिए। तभी जो है पंचायत समिति जो है अपने उद्देश्यों को और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकती है और जनता के आकांक्षाओं को पूर्ण कर सकती है। वरना वित्तीय समस्याएं यूं ही ज्यों की त्यों बनी रहेगी। और प्रत्येक वर्ष जो है अनुदान की राशि का राज्य सरकार द्वारा अंकेक्षण भी होना चाहिए, यानी ऑडिट भी होना चाहिए। यानी कि पंचायत समितियों को जो धन मुहैया कराया जाता है अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा, उसका ऑडिट जो है प्रत्येक साल कि कौन सा पैसा कहाँ खर्च हुआ, कैसे कैसे सदुपयोग हुआ, उसका पूरा ऑडिट जो है राज्य सरकार को कराना चाहिए। अब हम लोग चर्चा करेंगे जिला परिषद के वित्त के बारे में कि जिला परिषद के वित्त की क्या समस्याएं हैं। प्रिय छात्रगण, पंचायती राज योजना को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और इसके सफल संचालन के लिए तीनों स्तरों के लिए पर्याप्त पैसे की आवश्यकता है। जिला परिषद की जो कार्यकुशलता है उसके प्राप्त आय के साधन पर ही निर्भर है। यानी कि जिला परिषद तभी कार्यकुशल हो सकता है जब उसे वित्त के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी। और विभिन्न राज्यों में इसकी आय के जो साधन हैं भिन्न भिन्न हैं। यानी कि इसके आय के जो साधन हैं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये सभी जगह भिन्न भिन्न हैं। इसके आय के साधन एक समान नहीं है। और वास्तविकता यह है कि सभी प्रांतों में जिला परिषद अपने खर्च के भुगतान के लिए राज्य सरकार की ओर ही देखता है। बिहार में जिला परिषद की जो आय के जो साधन हैं वह निम्न है। नंबर 1, जिला परिषद द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष कर। नंबर 2, क्षेत्र के अंतर्गत न्यासों और धार्मिक संपत्तियों से प्राप्त आय। धार्मिक न्यास जो है और धार्मिक जो संपत्तियां हैं उस पर भी टैक्स लगाने का अधिकार जिला परिषद को प्राप्त है। नंबर 3, ऐसे प्रखंड जहां पंचायत समिति गठित न हो उसके संबंध में भी सारे आय के अधिकारी जो हैं जिला परिषद ही होता है। नंबर 4, भू राजस्व तथा स्थानीय शेष से प्राप्त अंश जो राज्य सरकार से प्राप्त हो। भूमि का जो राजस्व लिया जाता है उसमें भी जिला परिषद का अंश होता है और स्थानीय शेष से प्राप्त अंश भी इसमें शामिल है जो राज्य सरकार से प्राप्त होता है। अखिल भारतीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त अनुदान। अखिल भारतीय संस्थाओं जो भारत राष्ट्रीय स्तर के जो संस्थाएं हैं उसके द्वारा जो जिला परिषद को जो अनुदान मिलता है वह भी उसके आय के साधन माने जाते हैं। और नंबर 6, पंचायत समितियों या जनता द्वारा दिया गया अंशदान। पंचायत समितियों के द्वारा और जनता द्वारा दिए गए
अंशदान से भी जिला परिषद को आय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो है राज्य सरकार की अनुमति से जिला परिषद जो है वह ऋण भी ले सकती है, कर्ज भी ले सकती है, लेकिन इसके लिए उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, परंतु खर्चों में इसके भुगतान को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो कर्ज लिया जाए, कर्ज की जो राशि है उसके खर्च में भी उसे प्राथमिकता देनी होगी। इनके कार्यों को सुचारू रूप से संचालित नहीं होने के कारण अपर्याप्त वित्त ही है। यानी कि अपर्याप्त वित्त के कारण जो है जिला परिषद के बहुत सारे जो कार्य हैं वह संचालित नहीं हो पाते हैं और इसके सभी स्तरों को धन का अभाव है। साथ ही देश के सभी पंचायतों, शांताराम कमेटी और पंचायती राज फाइनेंस कमेटी ने 1963 ने भी सिफारिश की है कि मकान कर, संपत्ति कर अनिवार्य पंचायत के जिम्मे होने चाहिए। परिषद की जो आय हो उसका व्यय भी उचित ढंग से होना आवश्यक है। प्राप्त आय का जब तक उचित ढंग से व्यय नहीं होगा तब तक उसके उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। यानी कि रुपये का सदुपयोग होना चाहिए। जब तक आए हुए धन का सदुपयोग नहीं होगा तब तक जो है सफलता नहीं मिल सकती है। साल भर के लिए बजट तैयार होना चाहिए कि किस मद में क्या खर्च किया जाएगा और इसी अनुरूप जो है खर्च होना आवश्यक है। अगर उचित ढंग से खर्च नहीं होगा तो आय से भी कोई लाभ नहीं है। भारतीय स्थानीय संस्थाओं की आय के जो साधन हैं पर्याप्त नहीं है। जो साधन है उनकी अदायगी की विधि भी जो है उचित नहीं है। स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है। स्थानीय संस्थाओं के वित्त के संबंध में सरदार पटेल का कथन जो है कि सत्य है कि स्थानीय आर्थिक व्यवस्था को सुनिश्चित किए बिना कुछ भी संभव नहीं। बालिक मताधिकार और कर्तव्य का विस्तार मृत महिला को सुसज्जित करने के समान है। स्थानीय संस्थाओं के जो वित्तीय अभाव का जो दूसरा कारण है उसके उच्च अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार एवं भारत सरकार और उनके बीच के स्रोतों का गलत बंटवारा। यानी कि राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच जो आय के जो साधन हैं वह उनका जो विभाजन किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। MP शर्मा के पुस्तक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया में कहा गया है कि संपत्ति कर भी स्थानीय संस्थाओं के जिम्मे नहीं है। इसका विकास इसके लिए होना आवश्यक है। स्थानीय संस्थाओं के वित्त के साधन जो हैं वह पूर्ण नहीं है और जो साधन है उनका उचित ढंग से प्रयोग भी नहीं होता है। इन सारी चर्चाओं के बाद यह जरूरी हो जाता है कि सामूहिक मूल्यांकन इनका किया जाए कि ये किस प्रकार से अपने इन परेशानियों को दूर कर सकते हैं। स्थानीय संस्थाओं की आर्थिक परिस्थिति के समुचित ज्ञान हेतु भारत सरकार ने लोकल फाइनेंस इंक्वायरी कमेटी 1951 नियुक्त की और समिति ने स्थानीय वित्त के संबंध में अपना सुझाव दिया, जिसमें यह सिफारिश किया गया कि संघ सूची के जो कुछ विषय हैं और राज्य सूची के जो कुछ विषय हैं उस पर स्थानीय संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार मिले। यानी कि कुछ अधिकार संघ सूची से मिले और कुछ अधिकार राज्य सूची से मिले।
स्थानीय वित्त के संबंध में जानकारी के लिए संघ सरकार के द्वारा टैक्सेशन इंक्वायरी कमीशन नियुक्त किया गया। कमीशन ने यह सिफारिश की कि मकान और भूमि कर किसी स्थानीय संस्था के क्षेत्र में उपयोग या व्यवहार या बिक्री के लिए लगाए गए किसी वस्तु के प्रवेश कर या चुंगी कहा जाता है। मशीन द्वारा चालित गाड़ियों को छोड़कर अन्य गाड़ियों पर कर, जानवरों तथा नावों पर कर, पेशा, व्यवसाय तथा नियुक्ति पर कर और समाचार पत्र पर छपे विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञापनों पर जो कर लगाए जाएं वह पूर्ण रूपेण स्थानीय संस्थाओं के अंतर्गत हो। और कमीशन ने अभिनय होते हैं, जो नाटक होते हैं उस पर, और तमाशा और संपत्ति हस्तांतरण कर पर भी कर लगाने का अधिकार स्थानीय संस्थाओं को देने की सिफारिश की है। पंचायती राज फाइनेंस कमेटी 1963 ने सिफारिश की है कि मकान कर, संपत्ति कर एवं सवारी कर अनिवार्यतः पंचायत के जिम्मे होना चाहिए। जकारिया समिति ने भी सिफारिश की है कि आय के जो साधन हैं वह स्थानीय संस्थाओं के लिए निश्चित किए जाए और उनमें राज्य सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। और कमेटी ने यह भी सिफारिश की है कि मोटर गाड़ी पर जो कर लगाया जाता है उसको क्षेत्र आदि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संस्थाओं एवं राज्य सरकार के बीच उचित बंटवारा होना चाहिए। राज्य सरकार से सहायता मिलना अनिवार्य किया जाए और राज्य सरकार से अनुदान के अभाव में इनकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ नहीं हो पाएगी, मजबूत नहीं हो पाएगी। यानी अनुदान जो है वह बहुत ही आवश्यक है इनके कार्यों के संचालन के लिए। आय के पर्याप्त स्रोत ही यदि स्थानीय संस्थाओं को प्राप्त हो जाए तो भी आर्थिक समस्या का समाधान नहीं होगा जब तक उनका उचित बजट, वार्षिक बजट तैयार नहीं होगा और उस बजट की रूपरेखा पर खर्च नहीं होगा, तब तक जो है स्थानीय संस्थाओं की जो वित्तीय समस्याएं हैं और जो इनकी जो परेशानियां हैं वह बनी रहेंगी। और इसमें आप कह सकते हैं कि एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं होनी चाहिए। यानी जिस मद के लिए जो राशि निश्चित की गई है उसी मद में उसका खर्च होना चाहिए और विकास कार्य पर ज़्यादा तथा भ्रमण भत्ता पर कम खर्च होना चाहिए। डेवलपमेंट के जो कार्य हैं उसको ज़्यादा किया जाना चाहिए और भ्रमण भत्ता जो है, जो ट्रैवल के रूप में जो खर्च होता है राशि, उस पर रोक लगनी चाहिए या कम से कम होनी चाहिए। और राज्य सरकार को प्रत्येक 5वें वर्ष इन संस्थाओं को दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान की समस्या पर विचार करना चाहिए। यहाँ यह बताना अनिवार्य सा लगता है कि करों के संबंध में जो है, टैक्स के संबंध में जो है, स्थानीय जनता की मानसिकता भी साफ नहीं है। यदि स्थानीय संस्थाओं में सुधार लाना है तो इसका व्यय भार नागरिकों को उठाना पड़ेगा। सुधार की मांग तो ये लोग करते हैं, परंतु इसमें खर्च के लिए और जब टैक्सेशन होता है और कर की वृद्धि होती है तो उसका वह विरोध भी शुरू करते हैं। यानी कि विकास की बात करना और फिर विकास में सहयोग न करना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। जब विकास के लिए ये स्थानीय संस्थाएं टैक्सेशन लगाती है या पहले से लगाए हुए टैक्स में वृद्धि करती है तो स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध किया जाता है, जिसके कारण जो है इन्हें अपने घोषणाओं को वापस लेना पड़ता है, इन्हें अपने नीतियों से पीछे हटना पड़ता है। यानी कि टैक्सेशन को वापस लेना पड़ता है या वृद्धि की गई है उसे भी वापस लेना पड़ता है।
स्थानीय संस्थाएं भी अपनी वित्तीय स्थिति की सुधार के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती है। करों की अदायगी और करों के लगाने में उनका कोई उत्साह नहीं दिखलाया पड़ता है। यानी जो कर लगाया गया उसकी वसूली के प्रति जो है इनकी रुचि नहीं होती है, और कर लगाने के लिए, दूसरा कर लगाने के लिए इनमें कोई उत्साह भी नज़र नहीं आता है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधियों में यह भय बना रहता है कि अगर वह नए टैक्स लगाएंगे या टैक्सों में वृद्धि करेंगे तो वह जनता के बीच अलोकप्रिय हो जाएंगे और उन्हें चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है स्थानीय संस्थाओं के वित्त के संबंध में, जो इन्हें हमेशा कमज़ोर करने का काम करती रहती है। और इन संस्थाओं का प्रयास रहता है कि राज्य सरकार के अनुदान एवं कर्ज से ही इनकी आर्थिक संपन्नता जो है वह कायम रहे, आर्थिक निर्भरता जो है वह बनी रहे। स्थानीय संस्थाओं में आर्थिक सुधार के लिए राज्य सरकार, स्थानीय पदाधिकारियों और संबंधित नागरिकों के जो बीच है वह समन्वय और सहयोग अति ही आवश्यक है। यानी कि जब तक राज्य सरकार और स्थानीय पदाधिकारी जो हैं उनके बीच, और उसके बाद जो संबंधित नागरिक हैं, जो क्षेत्र के जो नागरिक हैं, इन तीनों के बीच जब तक आपसी सहयोग नहीं होगा या कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, समन्वय स्थापित नहीं होगा, तब तक जो है इनके वित्तीय जो स्थितियां हैं वह ज्यों के त्यों बनी रहेंगी। और इसमें सुधार लाने के लिए आपसी समन्वय जो है वह ज़रूरी है, और उचित बजट बनाकर उसी के अनुसार खर्च किया जाना भी ज़रूरी है। तभी जो है ये जो स्थानीय संस्थाएं हैं जनता के हितों पर खरी उतर पाएगी और अपने उद्देश्यों के संचालन में भी आत्मनिर्भर बन पाएगी। तो केवल टैक्सेशन लगा देने से ही या टैक्सों का दायरा बढ़ा देने से ही इन संस्थाओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो जाएगा, बल्कि इसके लिए उन्हें वसूली के लिए भी सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। तभी जो है ये अपने उद्देश्यों में सफल हो सकते हैं। और जिस उद्देश्य के लिए कर्ज ली जाए या जो अनुदान सरकार द्वारा मिलती है उसका जो सदुपयोग है उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। दूसरे उद्देश्य में खर्चा करने से जो है विकास का जो क्रम है वह अवरुद्ध हो जाएगा और ये संस्थाएं जो है अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार से संपूर्ण जो छोटी छोटी कमियां हैं उसको पूर्ण करके जो है ये संस्थाएं कमोबेश आत्मनिर्भर बन सकती है। इसके लिए 3rd ग्रेड 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं और जो पदाधिकारी हैं उनमें कार्यकुशलता का विकास करना होगा और अपने कर्तव्य के प्रति हमेशा कार्य करना होगा, ताकि जो है स्थानीय संस्थाएं जो है अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सके। और जब तक इसमें काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित नहीं होगा और उसमें कर्तव्य पालन का एहसास नहीं होगा, तब तक जो है ये जो वित्त की जो समस्याएं हैं बनी रहेगी। इसके लिए आवश्यक है कि इस सभी स्तरों पर समन्वय स्थापित
किया जाए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित होंगे। शुक्रिया।